वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल यार्ड। तो आज मैं आपको क्लास 12th की फर्स्ट बुक जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 5th एक्सप्लेन करने आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। लेकर गहरी सांस। हमारा फिफ्थ चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज आर forestry, mining, fishing and agriculture. All these activities comes under primary activities. So इसके अंदर हम जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज हमारी आती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज हंटिंग एंड गैदरिंग। गाइस सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हंटिंग एंड गैदरिंग क्या है। जो हमारे आदिवासी होते थे, पहले के जो लोग होते थे, दे यूज टू डू हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग द एनिमल्स एंड गैदरिंग द प्रोडक्ट्स एंड गैदरिंग द आइटम्स दैट दे गेट आफ्टर हंटिंग देम। फॉर एग्जाम्पल शीप्स की वूल हो गई, वूल को यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग स्किन ऑफ द एनिमल्स एंड वेरियस अदर things they are using and hunting. For example, here are areas of subsistence gathering. We find northern parts, southern America, नॉर्थ अमेरिका के अपर रीजन में हमें ये एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, अफ्रीका के मिडल पार्ट में हमें ये एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, एंड एटसेट्रा here we see areas of subsistence gathering. Now the next is pastoralism. Pastoralism says that the people living in different climatic conditions selected and domesticated animals अराउंड इन दोज रीजन्स, कि उन लोगों को यहाँ पर जो भी एनिमल्स मिलते थे उनको वो क्या करते थे, डोमेस्टिकेट कर लेते थे, और डोमेस्टिकेट करके उनको अपने तरीके से यूज करते थे। नाउ द नेक्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटी विच सेज दैट द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट. जो हर्डर्स होते थे, जो भी गैदरर्स होते थे, वो क्या करते थे, इन एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते थे. मे बी दे आर फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, for food, for clothing, for shelter and for tools. These are called nomadic communities. Nomadic communities generally ये काम nomadic herding करती थी. Nomadic community की, हर nomadic community की अपनी एक पहचान होती थी. They used to domesticate deserts, Asiatic desert, sheep, goats, camels, yak, Andes, llamas and many other animals and use them as per their पर्पस. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसह्यूमन्स. ट्रांसह्यूमन्स का काम क्या होता था कि वो प्लेन्स से माउंटेन्स में शिफ्ट करते थे, माउंटेन्स से प्लेन्स में शिफ्ट करते थे एज द कंडीशन एंड क्लाइमेट ऑफ द एटमॉस्फेयर changes. Now the number of pastoral nomads have been decreasing as the people operate by them are shrinking. धीरे धीरे करके जो पेस्टोरल नोमैड्स का जो नंबर है वो डिक्रीज होता जा रहा है. जो हर्डर्स का जो ग्रुप है वो ख़त्म होता जा रहा है. उसका रीज़न क्या है, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज. अब जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, इंडिया डेवलप कर रही है, उस हिसाब से पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो इम्पोज होती जा रही है. एंड हम न्यू सेटलमेंट्स कर रहे हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ रहे हैं. फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ रहे हैं तो जो हर्डर्स हैं उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइडेड ही नहीं है. इसीलिए दे आर ट्राइंग टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स और दे आर leaving their herding activities. Next is commercial livestock rearing. A commercial livestock rearing says the rearing means पालना, किसी भी एनिमल की डोमेस्टिकेशन करना, किसी भी एनिमल की, बट दिस इज डन फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर अर्निंग पर्पस, फॉर सेलिंग पर्पस. बट हेयर इट इज़ नॉट डूइंग फॉर कमर्शियल पर्पस, हेयर दे आर डूइंग फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन. बट यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, हम डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, एनिमल्स को पाल रहे हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब हम किस लिए कर रहे हैं, कमर्शियली मतलब फॉर अर्निंग पर्पस और फॉर सेलिंग देम इन द market. Now this commercial livestock rearing is generally seen in New Zealand, Australia, Argentina, Uruguay, United States of America. Underline this, these are very important countries which are supporting commercial livestock rearing. Next is agriculture. Agriculture, we all know what is agriculture. Agriculture combines of many activities like from sowing to harvesting. It is known as agriculture. Agriculture may be of anything, for any crop. Next now is subsistence agriculture. Subsistence agriculture is the most primitive activity that is practiced not only now but it is practiced from last many years. So here is primitive subsistence agriculture. Primitive subsistence agriculture is also known as shifting cultivation. इसमें क्या होता था कि एक जो भी जगह होती थी पर्टिकुलर, जैसे एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इसको हमने आग लगा दी
एशेस हो गए, एशेस को कन्वर्ट करके एशेस से हमने प्रॉपर मेन्योर बनाया, मेन्योर बना के उस एरिया के अंदर कल्टीवेशन की, कल्टीवेशन करके हार्वेस्टिंग हुई और उस प्रोडक्ट को हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया. दिस इज ऑल्सो नोन एज झूमिंग, मिल्फा, लद्दांग in many different countries. It is also known as slash and burn agriculture. Primitive subsistence agriculture is known by various names. First is slash and burn agriculture, second is shifting cultivation, and primitive subsistence agriculture is also known as these by these name also. Next is intensive subsistence agriculture, which is mainly found in densely populated areas of monsoon areas, Asia. Monsoon Asia says, if we talk about India, it is mainly found in the areas of Assam, where it is flooded often every year due to river Brahmaputra. Here are intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation. Wet paddy cultivation means जहाँ पर wet paddy की जो है वो development बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा domination होता है. Issues dominated by crops other than paddy, जहाँ पर paddy के अलावा और crops grow की जाती है. For example wheat है, सोयाबीन है, बारले है, sorghum है. ये नॉर्दर्न चाइना में ग्रो हो रही है, मंचूरिया में, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ जापान में. इंडिया के अंदर वीट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है गिंगैटिक प्लेन्स के अंदर. नाउ हेयर इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने लाए थे हमारी कंट्री में. ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था. प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ब्रिटिशर्स का. इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर सपोर्ट्स टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास एंड पाइनएप्पल्स. इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे हम. लार्ज स्टेट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा लैंड चाहिए होता है इसको. कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. मैनेजरल एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है. साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन होना चाहिए हमारे पास. चीप लेबर होनी चाहिए और स्पेशलाइज्ड लेबर होनी चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हमारी क्रॉप्स तो ग्रो कर गई, हमने हार्वेस्ट भी कर लिया, बट उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए तो हमें कुछ सपोर्ट चाहिए ही ना. तो वो सपोर्ट हमें कहाँ से मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन से. Next, it is extensive commercial grain cultivation. Extensive commercial grain cultivation says कि it is practiced in the interior parts of semi-arid lands of mid-latitude. Here, wheat is the principal crop. As we all know, wheat and rice is something जो हमारी staple diet है. मतलब एक हर इंसान को चाहिए ही चाहिए. Corn, barley, oats, rye are also grown along with wheat and rice. Here, everything is machinized. It is nothing is done by manual hands, nothing is done by labor. Everything from plugging to harvesting, each and everything is done by machines. This is a specialization of extensive commercial grain cultivation. Now here it is mixed farming. Mixed farming says ki everything that we are not specializing in any of the crops, we are doing mixed farming. We are growing wheat also, we are growing rice also, we are growing paddy also, and various other things we are growing, and this is known as mixed farming. Dairy farming के अंदर आ जाता है हमारा मिल्क. मिल्क हमें किससे मिल रहा है? काउस से, बफेलोज से. तो हम काउस और बफेलोज की रियरिंग कर रहे हैं, उनकी डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कैटल ब्रीडिंग कर रहे हैं, हेल्थ केयर, वेटरनरी सर्विसेज हम सब उनको दे रहे हैं. और इन रिटर्न इससे हमें क्या मिल रहा है? इनकम जनरेट हो रही है. क्योंकि डेयरी फार्मिंग्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ज्वाइन हुआ है फिलहाल, रेफ्रिजराइजेशन एंड पेस्चराइजेशन. इट सेज कि इन दोनों की वजह से जो मिल्क प्रोडक्ट्स की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिस वजह से डेयरी फार्मिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती जा रही है. फिर है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर. मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी. इसकी स्पेशल फैसिलिटीज़ है वीटिकल्चर. वीटिकल्चर को हम कहते हैं ग्रेप कल्टीवेशन भी. ग्रेप कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होता है फॉरेन कंट्रीज़ में. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वाइन्स बनती हैं, रेजन्स बनते हैं, क्यूरेंस बनते हैं, ऑलिव्स, फिग्स, विच आर मेनली ग्रोन फॉर द पर्पस एंड इन द कंट्रीज ऑफ फॉरेन एरियाज. वीटिकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे बहुत ही हाई क्वालिटी की वाइन बनती है. जो बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्रेप्स हो गए उनसे हमें बहुत ही अच्छी वाइन प्रोवाइड होगी, और जो थोड़े कम क्वालिटी के ग्रेप्स होंगे उनसे हम रेजन्स और क्यूरेंस बना देते हैं. रेजन्स मतलब किशमिश वगैरह, ये सब हम प्रोवाइड कर लेते हैं इनसे. नेक्स्ट, मार्केटिंग, गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर. इट सेज कि हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स. पहले तो हम क्रॉप्स उगा रहे थे, वीट, पैडी, राइस
ये सब। मगर अब जब हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं, इनको एग्रीकल्चर के अंदर ला रहे हैं, तो इससे हमारा फॉर्म होता है हॉर्टिकल्चर, विच इज़ वेरी स्टेबल एंड नाउ इट इज़ मेनली प्रैक्टिस बाय ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पर्सन in our country and many other countries. Next is truck farming. Truck farming specializes in farmers vegetables only, where farmers grow only vegetables. Next is cooperative farming. Cooperative farming, in cooperative farming बहुत सारे farmers जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं. ग्रुप में आने के बाद दे पूल देयर रिसोर्सेज, वो अपनी रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा करते हैं, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं और अल्टीमेटली उससे एक ऐसी प्रॉफिटेबल सीड्स वगैरह को बाय करते हैं, HYV सीड्स को बाय करते हैं, जिससे कि फर्दर बहुत ही ज़्यादा उनको प्रोडक्टिविटी आगे इन फ्यूचर मिल जाती है. कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर भी बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो अपने लैंड को इकट्ठा करते हैं और उनके ऊपर फार्मिंग करके अर्न करते हैं. खोलखोज इज़ अ मॉडल ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग. नेक्स्ट माइनिंग. माइनिंग के अंदर अफेक्ट होता है physical factor which includes size, grade, the mode of occurrence and deposition. Economic factor says demand for the minerals, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज. मेथड्स ऑफ माइनिंग है इसमें हमारे पास अंडरग्राउंड मेथड माइनिंग, जो ज़मीन के अंदर पाए गए मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, और एक है ओपन कास्ट माइनिंग, जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर थोड़ा सा खोदने पर ही सरफेस पे हमारे पास जो मिनरल्स ऑब्टेन हो जाते हैं वो हो जाते हैं वो ओपन कास्ट माइनिंग. तो माइनिंग के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है ओपन कास्ट और एक है अंडरग्राउंड माइनिंग. सो दिस एंड्स आवर चैप्टर हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच. अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन दबाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. आपका दिन शुभ.